साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ ये कि यदि आप सपने देखते हैं तो सपने देखते रहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप बड़े बड़े सपने देखिए, क्योंकि सपने ही बुनियाद है जिस पर इमारत खड़ी होती है, बशर्ते कि हम उनको पूरा करने की कोशिश करें। यदि हम सपने देखें और उनको पूरा करने के लिए कुछ नहीं करें तो कहीं हमारी हालत उस दूध वाले की तरह नहीं हो जाए। अब आप पूछेंगे कि भाई दूध वाले के साथ क्या हुआ। तो साथियों, एक कहानी 2 मिनट की। एक व्यक्ति था, उसको किसी ने एक बाल्टी भर के दूध दे दिया। तो उसने उसमें घर आकर के कुछ दूध गर्म किया, पी गया, और बाकी के दूध को उसने दही जमा दिया और वो सो गया। और सोने के बाद में अब वो मन में ये सोचता है कि जब मैं उठूँगा तो दही में से मक्खन निकालूंगा और उस मक्खन को जा कर के बाज़ार में बेचूंगा, और बाज़ार में से जो मुझको पैसे मिलेंगे उनसे मैं कुछ मुर्गियां खरीदूंगा, और फिर उन मुर्गियों के बहुत सारे अंडे निकलेंगे, चूजे होंगे, और एक तरह मैं इस तरह करता करता मेरे पास एक बहुत बड़ा मुर्गियों का एक फार्म हो जाएगा और मैं धनवान बन जाऊंगा। जब मेरे पास बहुत सारी मुर्गियां हो जाएगी तो फिर मैं उनको बेच दूंगा और बेच करके भैंस खरीद लूँगा और बहुत सारी भैंसों का दूध निकालूंगा और दूध बेच बेच करके मैं अमीर हो जाऊंगा। अब चूंकि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे। फिर जब मेरा बच्चा मुझको कहेगा कि डैडी आप उठ जाइए, आप बैठे हो जाइए, तो मैं उससे मना करूंगा और ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाऊंगा कि नहीं, मैं नहीं आता, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं ज़ोर ज़ोर से मेरी ज़िद करूंगा। उसी समय क्या हुआ कि वहीं जहाँ वो पास में सो रहा था वहाँ एक डंडा पड़ा हुआ था, तो उसने हाथ में वो डंडा पकड़ा और कि नहीं 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 यूँ करता हुआ जैसे उसने हाथ को हिलाया तो वो डंडा उस बर्तन में जा कर के लगा जिसमें दही जमा रखा था। उसकी आँख खुली तो देखा कि सारा दही नीचे बिखर गया, साथ ही उसके सारे सपने भी बिखर गए। तो साथियों, इस तरह के सपने हमको नहीं देखने। चलो, ये तो सपने वाली बात हो गई। चलो आइए शुरू करते हैं क्लास को। प्रिंसिपल और क्लर्क टेनिस खेल रहे हैं, जैसे कि ये जो सेंटेंस है इसका हमको अनुवाद करना है इंग्लिश में। और ये जो अपनी क्लास चल रही है इसमें अनुवाद के साथ साथ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी क्लियर कर रहे हैं कि प्रिंसिपल और क्लर्क टेनिस खेल रहे हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो इस तरह अनुवाद कर देंगे, प्रिंसिपल द प्रिंसिपल और एंड क्लर्क इज प्लेइंग टेनिस। ये इसका अनुवाद मैंने यहाँ पर कर दिया, द प्रिंसिपल एंड क्लर्क इज प्लेइंग टेनिस। अब आप देखिए इसको, इसमें कहीं कुछ गलती आपको दिखाई दे रही है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 2 आदमियों की बात हो रही है, एक प्रिंसिपल है और एक क्लर्क है, फिर भी आपने जो वर्ब का यूज़ किया है वो एक वचन की क्रिया आपने लगाई है, जबकि बहुवचन की आनी चाहिए। तो साथियों, क्या होता है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर 2 व्यक्ति एंड से जुड़े हुए होते हैं और यदि उन दोनों व्यक्तियों के सामने, एक के सामने ही यदि आर्टिकल लगा हुआ हो और एक के सामने आर्टिकल लगा हुआ नहीं है, तो वो एक ही व्यक्ति माने जाएंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है, द प्रिंसिपल एंड क्लर्क इज़ प्लेइंग टेनिस। इसका मतलब यहाँ एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और क्लर्क भी है, इसलिए यहाँ पर एक वचन की क्रिया का यूज़ हुआ है। लेकिन यदि हम क्लर्क के आगे यहाँ पर दी लगा देते हैं, द प्रिंसिपल एंड द क्लर्क, तो ये इज की जगह हम लिखेंगे फिर आर, तो बहुवचन की क्रिया आएगी। अब ये एकदम स्पष्ट हो गया कि प्रिंसिपल और क्लर्क दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं। तो ये आप ध्यान रखें, यदि दोनों के साथ ही आर्टिकल है तो वो अलग अलग पर्सनैलिटी है, अलग अलग पर्सन्स है। यदि एक के साथ ही आर्टिकल है, एक के साथ नहीं है, तो वो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। सेकंड वाला देखिए, एक काली और सफ़ेद गाय आ रही है। एक काली यानी ए ब्लैक एंड वाइट
काऊ गाय आ रही है, इज कमिंग। ये ठीक वैसा का वैसा ही सेंटेंस है। यहाँ पर कोई नाउन आपस में जुड़ नहीं रहे, बल्कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव जुड़ रहे हैं एंड से। यहाँ पर जो है एडजेक्टिव एंड से जुड़ रहे हैं, यानी काला और वाइट, यानी ब्लैक और वाइट दोनों ये जो कलर्स हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर नाउन काऊ को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन। तो यहाँ पर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं या उसकी विशेषता बता रहे हैं, बात एक ही है। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ब्लैक और वाइट यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ भी यही बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए ब्लैक एंड वाइट काऊ इज़ कमिंग, यानी एक ही गाय की बात हो रही है अब, क्योंकि एक के साथ ही आर्टिकल लगा हुआ है, वाइट के सामने आर्टिकल लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाय है वो एक ही है, और वो काले और सफ़ेद रंग की है, यानी उसके शरीर में दो रंग हैं, यानी वाइट भी है और ब्लैक भी है। लेकिन यदि हम यहाँ पर ए और लगा देते हैं, मान लीजिए, तो ये इस तरह हो जाएगा ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ। इसका मतलब गाय अब दो है, एक काली गाय और एक वाइट काऊ है। तो यहाँ पर ये इसकी जगह हम आर कर देंगे अब, क्योंकि ये बहुवचन हो गया। ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ इज़ कमिंग, यानी एक काली गाय और एक सफ़ेद गाय आ रही है, और एक के सामने ही आर्टिकल है, इसका मतलब एक ही गाय है जिसमें दोनों कलर शामिल है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक पेन और पेंसिल नीली है। प्रत्येक, तो ईच पेन, और का मतलब एंड, पेंसिल इज ब्लू, इज ब्लू। प्रत्येक पेन और पेंसिल नीली है। तो ईच से कोई शब्द, कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ईच, एवरी या आइदर या नीदर, ये हमेशा सिंगुलर नंबर लेते हैं, ये ध्यान रखें। यदि वो सीधे ही आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पेंसिल है, तो पेंसिल के सामने भी हम ईच लगा सकते हैं, जैसे ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज़ ब्लू। लेकिन क्रिया एक वचन में ही आएगी, इज आएगी। लेकिन इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जैसे सेंटेंस नंबर 4, इसको ज़रा हल करते हैं। जैसे हमारे प्रत्येक के पास पेंसिल हैं, तो वी, हमारे मतलब वी ईच हैव, वी ईच हैव ए पेंसिल। ये थोड़ी डिफरेंट बात होगी। यहाँ पर ईच आ रहा है, लेकिन क्रिया जो है वो बहुवचन में है, यानी प्लूरल नंबर में यहाँ पर क्रिया आ रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ईच से पहले, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईच से पहले यदि कोई बहुवचन का, यानी प्लूरल नंबर में कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो उसमें जो क्रिया आएगी वो बहुवचन की आएगी, क्योंकि अब ये हैव जो है बी के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। वी ईच हैव ए पेंसिल, यानी हमारे सबके पास एक एक पेंसिल है। अब देखिए नेक्स्ट, दो में से कोई एक पेन अच्छा चलता है या लिखता है। तो दो में से कोई एक की जब बात आती है, तो उस समय हम ईदर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको देखिए, EITHER, ईदर पेन, और क्रिया सिंगुलर नंबर में लगेगी, एक वचन में, राइट्स। ईदर पेन राइट्स, अच्छा लिखता है, राइट्स वेल, ईदर पेन राइट्स वेल, यानी दो में से कोई एक की जब बात आती है तो हम ईदर का यूज़ करते हैं, और दो की बात आती है तो बोथ का यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड जो सेंटेंस है, कक्षा में दो लड़कियां हैं, लेकिन दोनों में से एक भी विद्यालय गणवेश में नहीं है। गणवेश का मतलब होता है पोशाक या ड्रेस। तो कक्षा में दो लड़कियां हैं, तो इसको क्या करेंगे हम? तो देयर आर टू गर्ल्स कक्षा में, इन द क्लास आगे लिखा हुआ है। लेकिन दोनों में से एक भी विद्यालय गणवेश में नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है।
तो जब दोनों में से एक भी नहीं की जब बात आती है तो उसका अर्थ होता है नीदर। नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो नीदर, बट नीदर इज, और क्रिया आएगी सिंगुलर नंबर में। तो बट नीदर इज इन स्कूल यूनिफॉर्म, गणवेश यूनिफॉर्म, बट नीदर इज इन स्कूल यूनिफॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत सारे विद्यार्थी उपस्थित थे। बहुत सारे विद्यार्थी उपस्थित थे। बहुत सारे, तो बहुत सारे के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे हैं तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उपस्थित थे तो वर प्रेजेंट। लेकिन ए नंबर ऑफ की जगह यदि द नंबर ऑफ आ जाए तो वो संख्या नहीं बताता, मतलब मात्रा नहीं बताता, बल्कि एक निश्चित संख्या बताता है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40, जैसे यूँ कहें कि भाई विद्यार्थियों की संख्या 50 है, तो हम इसको कहेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। तो वहाँ पर यानी ये कहने का मेरा मतलब ये है कि ए नंबर ऑफ के साथ क्रिया की प्लूरल फॉर्म आती है, जबकि द नंबर ऑफ के साथ वर्ब की जो है सिंगुलर फॉर्म आती है, यानी एक वचन में क्रिया आती है। क्योंकि द नंबर ऑफ एक यूनिट, एक निश्चित संख्या का बोध कराता है, और ए नंबर ऑफ मात्रा, क्वांटिटी का बोध कराता है। तो साथियों, सिलसिला चालू रहेगा अगले वीडियो में भी। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।